नमस्कार दोस्तों, मैं एसके यादव सनराइज जॉब एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था केमिस्ट्री में टॉपिक पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, उसमें भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने देखा था। आज रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में हमारा पहला था तत्व एलिमेंट्स वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो अब तक किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो इसे बनाया जा सकता है और न ही इसे तोड़ा जा सकता है। ये वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, पदार्थ हैं जो किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है। जैसे में एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, etc। ये सारे तत्व हैं, ये शुद्ध पदार्थ हैं। इन्हें किसी भी विधि से न तो हम तोड़ सकते हैं न तो बना सकते हैं, अर्थात ये हमारा प्रकृति में ही पाए जाते हैं। अब तक टोटल ज्ञात तत्व जो हमारे हैं, वो ज्ञात तत्व कुल हमारे 118 तत्व हैं। कुल 118 तत्व हैं, जिनमें 98 जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं और 20 जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो मानव निर्मित हैं, बनाए गए हैं। तो ये हमारा तत्व है। तो ये हमारा है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। और इनका एक खासियत ये है कि जो यौगिक हमको बन गया, वो प्रारंभिक तत्व जिनसे वो मिलकर बना, उनके गुणों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। इनमें अवयवी कण अर्थात जिनसे मिलकर बना है, अवयवी कणों का गुण अलग होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बोल दें H2O एक यौगिक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अपना नेचर अलग है, लेकिन जब ये यौगिक का निर्माण करेंगे तो इनका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, हाइड्रोजन आग को बुझाने में मदद करता है, ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करता है। अब ये दोनों को मिलने के बाद H2O आग को बुझाने का काम करते हैं। मतलब इनका जो पहले का गुण था, वो गुण ये छुप जाता है और ये इनका नया प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है। मतलब कि यौगिक में अवयवी कणों के गुण हाइड हो जाते हैं। ये हमारा यौगिक है। हमारा तीसरा बिंदु जो है आगे, मिश्रण दो या दो से अधिक
तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है। ये दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। किसी भी अनुपात मतलब इन लोगों का अनुपात जो होगा अनिश्चित होगा, फिक्स रेशियो नहीं होगा। अनिश्चित अनुपात में मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कि मिश्रण है। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं हवा में बहुत सारे गैस होते हैं, बहुत सारे धूलकण होते हैं, उनका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है, तो यह मिश्रण है। हम कह दें चीनी बालू का मिश्रण, इनका भी निश्चित रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो में मिले हो तो ये मिश्रण कहलाते हैं। हम कह दें पानी और शराब, ये भी किसी भी रेशियो में मिलेंगे, ये मिश्रण होंगे। अब मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, और इनमें प्रत्येक जगह गुणधर्म, प्रत्येक जगह गुण एक समान होता है, एक समान होता है। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे हम समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल देते हैं, पानी तथा दूध, पानी तथा शराब, समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमारे पास एक कंटेनर हो और इसमें हम पानी ले लिए हो और इसमें कुछ मात्रा दूध को मिला दिए हो, तो हम पाएंगे कि यह जो मिश्रण है दूध और पानी का, इसमें हमारा जो अवयव है एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे आप यहां से उठा लीजिए, यहां जो हमारा दूध और पानी का रेशियो यदि 1 और 5 का हो, तो हम यहां भी लें तो ये 1 और 5 का ही होगा। मतलब इसमें जो हमारा अवयव होगा एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा। ये हमारा समांगी मिश्रण है। और आगे हम देखें विषमांगी मिश्रण क्या होता है। दूसरा हमारा है इसी का विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो वो एक अनिश्चित अनुपात में होते हैं, उनका एक फिक्स रेशियो नहीं होता है, वो एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं और उनमें प्रत्येक जगह जो अवयव होगा उनका गुणधर्म प्रॉपर्टीज चेंज मिलेगा, कहीं गुण अलग मिलेगा तो कहीं गुण अलग मिलेगा। तो हम लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं
प्रत्येक जगह गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चीनी बालू का मिश्रण, चीनी बालू का मिश्रण, जैसे पानी तेल का मिश्रण। देखिए, जब आप चीनी और बालू को एक कंटेनर में लेते हैं तो चीनी और बालू एक कंटेनर में जब लेंगे तो पता चलेगा आपको कि कहीं पे चीनी की मात्रा ज्यादा तो कहीं पर बालू की मात्रा ज्यादा, मतलब वो समान रेशियो में नहीं होंगे। यदि आप यहाँ लिए हैं चीनी बालू का रेशियो 1:3 का है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ भी चीनी और बालू का रेशियो 1:3 में ही होगा, अलग होंगे। इनका निश्चित नहीं तो रेशियो होता है और नहीं तो गुणधर्म होता है। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी शो करेगा, जो गुण यहाँ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि गुण यहाँ होगा, क्योंकि जब रेशियो ही चेंज है तो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी चेंज मिलेगा। तो ये हमारा था मिश्रण का प्रकार, समांगी और विसमांगी। अब हम लोग का शुद्ध पदार्थ में तत्व में ही हमारा धातु और अधातु भी आते हैं। तो चलिए आते हैं धातु और अधातु की ओर। देखिए, तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है धातु, मेटल। देखिए, धातु एक एलिमेंट्स है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक तत्व है। धातु कठोर होते हैं, ये ठोस में होते हैं। कुछ धातु जो होते हैं वो मुलायम भी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ हम लोग अपवाद स्वरूप भी पढ़ेंगे जो हम लोग का अधिकतर एग्जाम में पूछता है। तो धातु पहला क्या है, ये कठोर ठोस होते हैं, कठोर ठोस होते हैं, परंतु कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि मुलायम होते हैं, देखिए, अधिकतर जो हमारा ठोस है वो सारे कठोर होते हैं और वो ठोस अवस्था में ही होते हैं। जितने भी हमारे धातु हैं वो सब कठोर होते हैं और ठोस अवस्था में ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो मुलायम भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये मुलायम भी होते हैं। और कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद जहां से प्रश्न पूछता है, मरकरी जिसे हम लोग पारा बोलते हैं, पारा द्रव अवस्था में होता है। देखिए, प्रश्न आपको यहां से पूछा जाता है कि वह कौन से धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि सारे धातु जो हमारे हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये कठोर होते हैं, लेकिन कुछ मुलायम भी होते हैं। और अपवाद स्वरूप एक मरकरी है, पारा है, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है। धातु आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि आप इनको हथौड़ा से मार करके पतली चादर में फैला सकते हैं, बना सकते हैं। तन्य होना मतलब कि आप इनको तारों में भी फैला सकते हैं। तो ये इनकी गुण है। ये इनके गलनांक एवं क्वथनांक, उच्च होते हैं।
होते हैं। साधारण सी बात है, जब ये कठोर है, जब ये ठोस अवस्था में है, तो इन लोगों का जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा वो अधिक ही होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये हमारा पिघलेगा या फिर ये उबलेगा। लेकिन जो हमारे मुलायम धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, उनका जो गलनांक क्वथनांक होगा इनके अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वो मुलायम है। ठीक है, ये इनका गलनांक क्वथनांक कुछ होते हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा के, ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। देखिए, ये जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं। इनसे विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होता है, बहुत अच्छे से प्रवाहित होता है। ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें ये एक अपवाद है सीसा एवं पारा विद्युत के कुचालक होते हैं। सारे धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा और पारा जो है वो कुचालक होता है। इनका जो हमारा धातु होते हैं, उनका जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब जो धातु है हमारा धातु, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा, तो उनका ऑक्साइड को जब आप देखेंगे तो उनका पीएच मान जो होगा वो 7 से ऊपर होगा। मतलब ये क्षारीय नेचर के होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं लोहा में जंग लगना, लोहा पर जंग लग गया, उस जंग को आप ले लीजिए और उनका सॉल्यूशन जाकर के आप चेक कीजिए तो पाएंगे कि पीएच वैल्यू 7 से ऊपर आया। दैट मीन्स उनका जो ऑक्साइड हुआ, वो धातु का जो ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, वो जो ऑक्साइड होगा क्षारीय प्रकृति की होगी। तो ये हमारा धातु था। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु ओस्मियम OS होता है। सबसे भारी जो होता है वो ओस्मियम धातु होता है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी करता है, चांदी Ag करता है। सबसे अच्छा, अगर हम कहें कि विद्युत का संचालन अगर सबसे ज्यादा होता हो तो हमारा चांदी है। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत संचालन होता है। और अगर बात करें कि तन्यता की, कि आखिर सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा है, प्रश्न को पूछता है कि वह कौन सा धातु है जिसको हम सबसे ज्यादा तन्य कर सकते हैं, ज्यादा तारों में खींच सकते हैं। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। तो ये हमारा धातु हो गया। मतलब हम लोग एक बार ब्रीफ कर ले धातु क्या है। तो उनका अपना चमक होता है। धातु कठोर ठोस होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा का चालक होते हैं। इसमें सबसे अगर इनका ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ये प्रश्न को पूछता है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सबसे भारी धातु की अगर बात करें तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन धातु करता है, तो चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालन करता है। अगर सबसे अधिक तन्य की बात करें, मतलब सबसे लंबा तार खींचने की बात करें, तो हमारा सोना जो है ना, इसका जो संकेत होता है Au होता है, औरम बोलते हैं, ये सबसे अधिक तन्य धातु होता है। आगे हमारा है अधातु। अधातु
अधातु कठोर नहीं होते हैं तथा ये चमकीला भी नहीं होते हैं। देखिए अधातु जो है वो कठोर नहीं होते हैं। इनको जब आप हथौड़ा से मारेंगे तो जल्दी से टूट के बिखर जाएगा। अधातु कठोर नहीं होते हैं तथा ये चमकीला भी नहीं होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन अधातु में ही एक हीरा हमारा आता है जो सबसे कठोर होता है, जो अपवाद स्वरूप है। प्रश्नों को पूछता है वे कौन सा अधातु है जो सबसे अधिक कठोर होता है, तो हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। ये कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो है वो कमरे के ताप पर, मतलब कि सामान्य ताप जिसमें हम लोग रहते हैं, वायुमंडलीय ताप और दाब पर ये जो होते हैं या तो ठोस अवस्था में होंगे या तो गैस अवस्था में होंगे। लेकिन एक अपवाद है जहां से प्रश्न को पूछता है, अपवाद ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावे बाकी जितने भी अधातु हैं सब या तो ठोस मिलेंगे या तो फिर गैसियस स्टेट में मिलेंगे। तो ये अपवाद हम लोग को दिमाग में रखना है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो अपवाद वाला ही पूछता है, इसलिए ध्यान में हमको रखना है। अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। अर्थात अधातु से नहीं तो विद्युत और नहीं उष्मा प्रवाहित होते हैं, मतलब ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन प्रश्न पूछता है, एक अपवाद है ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल में लेड के रूप में देखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है और उससे जो है विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करता है। ग्रेफाइट एक अधातु है, जनरली जो रूल है वो विद्युत का कुचालक होते हैं सारे धातु, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत का चालन अच्छा तरीके से होता है। ये हमारा अधातु था। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। इनका जो ऑक्साइड है, धातु कोई भी अधातु जो है ऑक्सीजन से अगर रिएक्शंस करेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने के बाद जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब अधातु का ऑक्साइड बनाएगा, वो अम्लीय नेचर का होता है। हमेशा उनका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होते हैं और इनका गलनांक एवं क्वथनांक धातु के तुलना में कम होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो कम होगा यदि आप धातु से तुलना करें तो देखिए ये प्रश्न बहुत पूछता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं।
तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दो चीज है, एक हमारा है धातु का ऑक्साइड और एक है अधातु के ऑक्साइड। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। धातु के ऑक्साइड और दूसरा अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड ये कैसे प्रकृति के होते हैं? तो इसमें आपको जो है एक ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक है ये देखिए, ये 3 ठो याद रखना है, 3 ठो याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि अधातु के ऑक्साइड अ से अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर हमको एक पता हो गया, अ से अधातु, अ से ऑक्साइड और अ से अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर एक के बारे में पता चल गया तो दूसरा हमारा जो बचा वो धातु, तो धातु का जो ऑक्साइड होगा सिंपली है कि ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो दोनों में से किसी एक को यदि हम याद रखते हैं तो एक अपने आप याद हमको रहता है। तो ध्यान ये देना है, ट्रिपल अ याद रखिएगा। तो ये प्रश्न हमको हमेशा याद रहता है। प्रश्न बहुत पूछता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में।